Assalamu alaikum everyone, good morning and welcome to the 50th episode of The Inside Scoop, your go-to show for insights into finance, economics and the stock market. हर एपिसोड में हमारी कोशिश होती है कि हम आपको नए टॉपिक समझाएं और बताएं कि आप उनसे कैसा फ़ायदा उठा सकते हैं। आज का एपिसोड भी इसी मिशन का हिस्सा है, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल न्यूज़। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे क्रैकडाउन की जो पाकिस्तान के ऑटो सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी का सिग्नल दे रहा है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक रेगुलेटरी वॉचडॉग है और मार्केट में फेयर प्ले, कंपटीशन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन को इंश्योर करता है, ने निशात Hyundai मोटर्स पे लगा दिया है 25 मिलियन की पेनल्टी। द रीज़न? डिसेप्टिव मार्केटिंग टैक्सेस। 2020 की लॉन्च में जो Hyundai Tucson SUV की थी, जिसका लॉन्च उस वक्त काफ़ी हाइप जनरेट कर चुका था। तो ये फ्लैशबैक लेते हैं। 2020 में Hyundai ने एक फेसबुक लाइव इवेंट के ज़रिए Tucson लॉन्च की थी with introductory prices ₹49 lakh for GLS FWD and ₹54 lakh for Ultimate/AWD। लेकिन ये ऑफर लेस दैन 24 आवर्स के लिए वैलिड थी और जो डिस्क्लेमर दिया गया था फॉर अ लिमिटेड टाइम ओनली, वो बहुत छोटी और मुश्किल से रीडेबल टेक्स्ट में लिखा गया था। ट्रांसलेशन, लोगों को अट्रैक्ट किया गया था एक लो प्राइस से, लेकिन बुकिंग विंडो ख़त्म होते ही प्राइसेस इंस्टेंटली 2 लाख रुपए से इंक्रीज़ कर दी गई थी। ऊपर से Hyundai ने अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजेस से ओरिजिनल प्राइसेस भी हटा दी थी। CCP ने इस मार्केटिंग को डिक्लेयर किया मिसलीडिंग, अनफेयर एंड कंफ्यूजिंग फॉर कंज्यूमर्स। उन्होंने कहा ये एक क्लासिक एग्जांपल है ऑफ बेट एडवर्टाइजिंग, जहां कंज्यूमर्स को लोअर किया जाता है चीप प्राइसेस की प्रॉमिस पे, मगर एक्चुअल डील मिलती नहीं है। CCP का स्टांस क्लियर है। Hyundai दूसरे कंट्रीज़ में बेटर मार्केटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है। पाकिस्तानी कंज्यूमर्स भी वो डिज़र्व करते हैं और ये 25 मिलियन फ़ाइन एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजता है। ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग ज़रूरी है और अगर आप पब्लिक को मिसलीड करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। सो आगे से जब भी आप किसी लिमिटेड टाइम प्राइस या स्पेशल लॉन्च ऑफर का ऐड देखते हैं, थोड़ा पॉज करें, डिटेल्स चेक करें एंड बी वेयर ऑफ द बेट। जहाँ एक तरफ हमें लोकल मार्केट्स में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस की ज़रूरत है, वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को एक मेजर इकोनॉमिक रिलीफ मिला है। कुवैत ने पाकिस्तान के लिए अपनी ऑयल क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंड कर दी है और इस बार पहली दफ़ा पूरे 2 साल के लिए। नॉर्मली कुवैत ये फैसिलिटी सिर्फ 1 साल के लिए एक्सटेंड करता है, तो ये एक्सटेंशन कोई नॉर्मल सी अपडेट नहीं है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है ऑफ स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट एंड ग्रोइंग इकोनॉमिक टाइज। थोड़ा बैकग्राउंड समझाते हैं। ऑयल क्रेडिट फैसिलिटी होती क्या है? बेसिकली ये एक अरेंजमेंट है जहां एक मुल्क, इन दिस केस कुवैत, पाकिस्तान को ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अभी भी देता है, लेकिन पेमेंट बाद में होती है, इजी टर्म्स पे ओवर टाइम। सिंपल वर्ड्स में इंस्टॉलमेंट प्लान फॉर इम्पोर्टिंग ऑयल। और आज के ज़माने में जब ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हाई हैं और फॉरेन रिजर्व्स टाइट हैं, ये फैसिलिटी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी ब्रीथिंग स्पेस बन जाती है। इससे फॉरेन एक्सचेंज बचती है और हमें इमरजेंसी रिजर्व्स को टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक्सटेंशन कंफर्म करती है कि इस्लामाबाद में जहां फेडरल पेट्रोलियम मिनिस्टर अली परवेज़ मलिक ने कुवैत के एम्बेसडर नसर अब्दुल रहमान जे से मुलाकात की, मिनिस्टर मलिक ने कुवैत से सपोर्ट को अप्रिशिएट किया और कहा कि पाकिस्तान की तरफ से स्पेशल थैंक्स फॉर द ऑर्डिनरी जेस्चर। एम्बेसडर ने भी कहा कि कुवैत हैज़ फुल कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तान इकोनॉमिक रिकवरी और वो एनर्जी और इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। ज़रूरी बात यह है कि एनर्जी इंपोर्ट, स्पेशली ऑयल पेट्रोलियम, पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे सबसे ज़्यादा प्रेशर डालते हैं और इसीलिए ऐसे क्रेडिट अरेंजमेंट्स बहुत क्रिटिकल हैं हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, सऊदी अरेबिया भी फरवरी में एक सिमिलर मूव कर चुका है व्हेन सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट ने एक्सटेंड किया 1.2 बिलियन की ऑयल फाइनेंसिंग फैसिलिटी। 2019 से उन्होंने प्रोवाइड किया है 6.7 बिलियन टू पाकिस्तान ऑयल डेरिवेटिव्स अलोन। तो कुवैत का ये मूव कंटिन्यूएशन है ऑफ रीजनल सपोर्ट टू पाकिस्तान एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल सिस्टम, दोनों को सपोर्ट करता है। लार्जर पिक्चर में इसका मतलब है बेटर प्लानिंग।
stronger reserves, less panic in tough times. अब ये देखना है कि गवर्नमेंट इस अपॉर्चुनिटी को कैसे लेवरेज करती है to bring energy reforms and investment to Pakistan's petroleum sector. Tariffs and Trump are all over the news everywhere. पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स अफेक्ट हो रही हैं. टैरिफ होता क्या है? टैरिफ इज़ बेसिकली एक टैक्स जो एक कंट्री दूसरे मुल्क से आने वाली चीज़ों पे लगाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जापान अपनी कार्स अमेरिका में एक्सपोर्ट करता है और यूएस ने उस पर 25% का टैरिफ लगा दिया, इसका मतलब है कि वो गाड़ियाँ अब 25% महंगी हो जाएंगी अमेरिकन बायर्स के लिए. तो टैरिफ का मेन पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है कि इम्पोर्टेड चीज़ों को महंगा बनाना और लोकल प्रोडक्ट्स को कम्पेटिटिव बनाना. यानी लोग फिर अपने मुल्क की चीज़ें लेना पसंद करेंगे. लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इससे ये टैरिफ सिर्फ इकोनॉमी के लिए नहीं, लेवरेज के लिए भी यूज़ किए हैं. जैसे अभी जापान के साथ जो हो रहा है, यूएस कह रहा है हम पहले तुम्हारी चीज़ें महंगी कर देंगे, फिर टेबल पे बैठ के नेगोशिएट करेंगे. ये अप्रोच ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट ट्रेड पॉलिसी का हिस्सा है, जिसमें वो कहते हैं कि यूएस को डेकेड से अनफेयर ट्रेड डील्स का सामना किया है और अब वो चाहते हैं कि यूएस के बिजनेस और वर्कर्स को फेयर ग्राउंड मिले. तो टैरिफ्स टेक्निकली एक इकोनॉमिक टूल भी हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में ये बार्गेनिंग चिप भी बन जाती है. अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट ने सबको सरप्राइज कर दिया. यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि ही विल पर्सनली अटेंड द हाई स्टेक्स ट्रेड मीटिंग बिटवीन जापान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैपनिंग इन वाशिंगटन डीसी. ये मीटिंग ओरिजिनली सिर्फ जापान के इकोनॉमिक रिवाइटलाइजेशन मिनिस्टर रियोशी अकाजावा और ट्रंप के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के दरमियान होनी थी, लेकिन ट्रंप ने कहा आई एम शोइंग अप माई सेल्फ. Agenda, tariffs, military cost sharing, trade fairness. ट्रंप ने अपनी ट्रूथ सोशल पोस्ट में लिखा, Japan is coming in today to negotiate tariffs, the cost of military support and trade fairness. Hopefully something can be worked out which can be great for both sides. इस वक्त जापान ने लगाए हुए थे 24% टैरिफ्स ऑन एक्सपोर्ट्स. टेम्परेरी पॉज मिला है 90 डेज़ के लिए, मगर 10% बेस रेट एंड 25% कार ड्यूटी अभी भी एक्टिव है. और जैसे पता है, कार्स जापान की एक्सपोर्ट इकोनॉमी का बैकबोन है. जापान की तरफ से प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा ने क्लियरली कह दिया है वी वोंट रश अ डील, और कोई बड़ी कंसेशंस भी प्लान का हिस्सा नहीं है. स्कॉट बेसेंट का कहना है कि यूएस इज इन अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, वी आर ऑफरिंग टू नॉट यूज स्टिक्स, आप कैरेट्स लाओ. एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये टिपिकल इकोनॉमिक कोवर्शन है, यानी फोर्स थ्रू लेवरेज. डिस्कशन सिर्फ टैरिफ्स तक लिमिटेड नहीं है. बेसेंट ने इंडिकेट किया है कि टॉक्स में इंक्लूड exchange rates, non-tariff barriers, or even Japanese investment in a multi-billion-dollar Alaska gas project. जापान के होप्स हैं कि अगर वो यूएस में इन्वेस्टमेंट एक्सपैंड करेंगे तो दे विल कन्विंस ट्रंप कि एक विन-विन डील भी पॉसिबल है टैरिफ्स के बगैर. सो लेट्स सी क्या मीटिंग एंड किधर करेगी, टेंशंस क्या ख़त्म होंगी या मज़ीद शुरू करेंगे एक नए राउंड ऑफ नेगोशिएशंस. Moving on, our current market is trading at 600 points plus with a daily high of 116,740 points, a low of 115,800 points and 23 million volume. That's not a lot of volume. अभी already आपकी market खुल चुकी है, डेढ़ घंटा 2 घंटे हो गए market खुल चुके, and this is just not a lot of volume. Other than this, we have a very special guest with us today. लेकिन उससे पहले let's take a short break. We'll be right back with you. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. I am Mashal Khan. Welcome back. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. ब्रेक पे जाने से पहले we let you guys know that we have another guest with us today. हमें पता है कि पाकिस्तान में टैक्स नेट का बहुत मसला है. It was one of IMF's conditions for approving the loan as well. तो आज हमारे guest is Mr. Zishan Merchant, who is an expert on tax. Thank you so much for being with us, sir. Thank you so much for inviting me. Sir, सबसे पहले how do you assess पाकिस्तान की current macroeconomic stability under the IMF program?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो इस वक्त जो हालात जिनसे हम गुजर रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, वो बड़े वीक हैं। हम बहुत हाई इंटरेस्ट रेट से गुजर के अब लो इंटरेस्ट रेट पे आए। हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट हो गई थी। हमारी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, और हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। हमारी रेमिटेंस पे भी बहुत असर पड़ा था। लेकिन लास्ट कुछ अरसे से अब हमें एक थोड़ा सा एक ब्रीदिंग स्पेस मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें हमें नजर आ रहा है कि अब इंटरेस्ट रेट जो है तकरीबन 12% पे आ गए हैं। और इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे कम हो रहे हैं, वैसे ही हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है अब वो दोबारा से थोड़ी सी उसने चलना शुरू किया है। और अब अगर ये इसी तरीके से थोड़ा सा चलती रही और मजीद कुछ थोड़े से इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ जाते हैं, तो आई थिंक आई कैन से विद सेफ्टी के हम कुछ अरसे के बाद जो है इस जो है विशियस सर्कल से बाहर निकलने में कामयाब होगा, और हमारी इकॉनमी फिर से जो है, हमारी जो ग्रोथ है जो इस वक्त 3% प्रोजेक्ट की जा रही है, उससे हम आगे जा सकेंगे। और उससे पाकिस्तान को जो है थोड़ा सा, पाकिस्तान की आवाम को ब्रीदिंग स्पेस मिलना शुरू होगा। येस, देयर आर सम साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द शेप ऑफ इंटरेस्ट रेट बीइंग गोइंग डाउन। एंड और एक सबसे अच्छी चीज़ जो हुई है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो है ऑयल प्राइसेस नीचे जा रही हैं, जिसका पाकिस्तान वन ऑफ द डायरेक्ट बेनिफिशरीज बनता है, क्योंकि हमारी जो ऑयल इंपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है। और हम वी कैन सेफली से तकरीबन $2 बिलियन से $4 बिलियन की हम ऑयल इंपोर्ट में हमें कुशन मिल सकता है, कि जो कि पाकिस्तान की टोटल आउटले जो फाइनल जो डॉलर पाकिस्तान से जाता है $4 बिलियन तक हम सेव कर सकते हैं इस साल में। बिल्कुल बिल्कुल। तो कीपिंग इन माइंड क्रूड ऑयल का प्राइस डिफरेंस जो आया है, उस पर जो गवर्नमेंट सेविंग आई है, दे हैव डिसाइडेड टू पास दैट ओवर एंड यूज इट टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन बलूचिस्तान। तो आपको लगता है कि दिस इज अ गुड मूव? देखिए, डेवलपमेंट टू एनी एट एनी प्लेस इज ऑलवेज गुड। मैं इस चीज को तो बड़ा फर्म बिलीव करता हूँ, बट डेवलपमेंट एट व्हाट कॉस्ट? आपने इस वक्त जो है, हम फोर्सी कर रहे थे कि तकरीबन 8 से 10 रुपए जो है पेट्रोल में इमीडिएटली जो है हमें कट लगेगा, क्योंकि इंटरनेशनली $5 से $7 जो है ऑयल की प्राइसेस नीचे आई हैं ओवर द लास्ट फ्यू डेज एंड वीक। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक आम आदमी को जो है इसका इमीडिएट रिलीफ मिलेगा। तो वो एक आम आदमी को इमीडिएट रिलीफ देने की बजाय एक प्रोविंस को जो ऑलरेडी सरप्लस में चल रहा है, उसका जो प्रोविंस का जो अपना बजट है वो इस वक्त सरप्लस में, डेफिसिट में नहीं है, और वो सरप्लस में चल रहा है, उसकी तरफ ये फंड को रोटेट किया है। आई डू नॉट टोटली एग्री कि क्या ही बेहतर होता अगर ये करना था तो कुछ पास ऑन जो है वो एक कॉमन मैन को बेनिफिट किया जाता और कुछ जो है एक प्रोविंस को किया जाता। आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ विन विन सिचुएशन, बट आई विद रिस्पेक्ट डू नॉट टोटली एग्री कि ये सारा का सारा जो बेनिफिट है वो आपने एक जगह के लिए मुख्तस कर दिया है, और गरीब आदमी जिसको इससे वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा सा उसकी परचेजिंग पावर बेहतर होती है, क्योंकि जब ऑयल प्राइसेस नीचे आती है तो डिस्पोजेबल इनकम थोड़ी सी बढ़ जाती है, वो उसको अब नहीं मिलेगी। तो होपफुली अब ये आने वाले 15 दिनों के बाद, यानी जो 15 दिन हमारे अप्रैल के चल रहे हैं, इसके बाद अगर गवर्नमेंट जो है ये डिसीजन लेती है और ये इसको गरीब आदमी को, एक कॉमन मैन को बेनिफिट पास ऑन करती है, तो आई थिंक दैट विल साउंड गुड एंड दैट विल रिफ्लेक्ट वेल ऑन द गवर्नमेंट। ओके, तो लेट्स कम टू पाकिस्तान की जो एनर्जी सेक्टर में सर्कुलर डेट का इतना बड़ा मसला है, राइट? द टोटल सर्कुलर डेट इज़ अराउंड 2.4 ट्रिलियन रुपीज़। तो कौन से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आपको लगता है कि नेसेसरी हैं कि ये जो एस्केलेटिंग सर्कुलर डेट वाला मसला है ये सॉल्व हो? There are various things that we need to focus on. हमारी कैपेसिटी पावर की पेमेंट्स जो है, हमारे लाइन लॉसेस जो है, हमारी जो एनर्जी की थेफ्ट है, हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है, हमारे पास बिजली ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस ही नहीं है कि हम उस बिजली को पहुंचा सकें आगे। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन डू। हमारे पास जो एक्सेस बिजली है जिसको हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं और उसकी कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं, उसको यूटिलाइज करने की जरूरत है, और यकीनन हमें अपनी पॉलिसीज को ठीक करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि हम जो है बिजली प्रोड्यूस ना करें और हम उन प्लांट्स को जो है उस नॉन प्रोडक्शन के जो है वो पैसे देते रहें। एक तरफ हमसे ये कहा जाता है कि ऑल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ जाए,
दूसरी तरफ ये परचेजिंग कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, तो पाकिस्तान को डबल हिट लग रही है। तो ये चीज जो है एक आम आदमी के लिए अच्छी है। गवर्नमेंट को कोशिश भी कर रही है, गवर्नमेंट बहुत सारी गवर्नमेंट्स ये कोशिशें करती रही हैं, लेकिन चैलेंज ये है कि ये जितने पावर प्लांट्स हैं ये अपनों ही के तो लगाए हुए हैं, इसमें बाहर से तो कोई है नहीं। तो गवर्नमेंट अगर आपस में मिल बैठे तो मेरे ख्याल से ये चीजें जो है वो बेहतर भी हो सकती हैं और इसका जो है हमें एक प्रॉपर सोल्यूशन भी मिल सकता है। बिल्कुल। तो अभी आपने बात की अबाउट द एक्सेस एनर्जी जो हम कैपेसिटी पे करते हैं, राइट? तो ये बहुत पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ने इंसेंटिवाइज किए थे। दे इनकरेज डिफरेंट कंपनीज। आई नो आपको पता है, लेकिन मैं बस ऑडियंस को रिकैप देने के लिए बोल रही हूँ। तो गवर्नमेंट ने इंसेंटिवाइज किया था कि आप लोग पावर प्लांट्स खड़े करें और उनकी पेमेंट्स हम करेंगे, वी विल गिव यू द कॉस्ट सो दैट आपको लॉस ना हो। अब इस चीज़ में बहुत सारी कंपनीज ने अपने पावर प्लांट्स खड़े कर दिए, राइट? लेट्स टेक निशाद फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक लकी फॉर एग्जाम्पल। एंड व्हाट एंडेड अप हैपनिंग इज कि बहुत ज़्यादा प्लांट्स फंक्शन नहीं कर रहे, लेकिन उनकी कैपेसिटी पेमेंट बिजली के बिल में हम पे कर रहे हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है? बिकॉज आई बिलीव कि उनकी कॉस्ट भी पूरी हो गई है जो कंपनीज को पड़ी थी, बिकॉज ये इतनी पुरानी बात हो चुकी है। एग्जैक्टली ये 25 साल के बाद जो है रीनिगोशिएट होने थे, वो सारे टर्म्स इस साल और पिछले साल और अगले सालों में आ जाएंगे। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि स्ट्रांगली इस चीज पे रीनिगोशिएट करे और ये चीज को खत्म होना चाहिए कि जी हम कैपेसिटी पेमेंट्स नहीं करेंगे। टेक और पे वाली नहीं होगी, टेक एंड पे वाली बात होगी। आप बनाएं और पैसे लें, ये नहीं हो सकता कि आप ना बनाएं और हम पैसे देते रहें। लेकिन आम आदमी को इसकी हिट पड़े, क्योंकि अब बहुत गवर्नमेंट का एक तरफ फोकस है ऑल्टरनेटिव एनर्जीज पे, सोलराइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये नहीं हो सकता कि एक तरफ हम सोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ ये पावर कैपेसिटीज जो है ये आइडल रहने लगे और उसकी बेसिस पे जो है हम जो है वो नुकसान उठाएं। हमें उन प्लांट्स को बंद कर देना चाहिए जो प्लांट्स हम नहीं चला पा रहे हैं या जो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। हम कोल से कुछ प्लांट्स ऐसी जगह पे चला रहे हैं जिसको चलाने की जरूरत नहीं है। वो हमें इंस्टेड ऑफ एफिशिएंट एनर्जी या लो कॉस्ट एनर्जी, वो हमें हाई कॉस्ट एनर्जी पड़ रही है। मैं समझता हूँ कि अगर एक एज अ गोल लेकर इसको चलेंगे कि हमें इस सेक्टर को ठीक करना है और इनफ इज इनफ, और इसको जो भी निगोशिएशंस होनी है अगर हम ये करने की तरफ आमादा हो जाए एज अ गवर्नमेंट, तो ये चीजें मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा मुश्किलात क्रिएट करेंगी। कोई ना कोई मिड वे निकलेगा और गवर्नमेंट जो है एक आम आदमी को जो है इससे फायदा पहुंचा सकेगी। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। तो आवर फिस्कल डेफिसिट इज़ काइंड ऑफ एक परसिस्टेंट और कंसिस्टेंट मसला है फॉर अस एज अ कंट्री, राइट? तो कौन सी स्ट्रैटेजीज आपको लगता है कि पाकिस्तान को अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि वो रेवेन्यू जनरेशन को इन्हांस करें लेकिन पॉपुलेशन को ओवरबर्डन ना करें? शायद आप ये देखिए कि हमारी स्पेंडिंग ज्यादा है और हमारी जो इनकम्स हैं वो कम है, यानी कि हमारी इंपोर्ट ज्यादा है और हमारी एक्सपोर्ट बहुत कम है। हमारा एक डिलेमा ये है कि जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका तकरीबन कोई 60% रॉ मटेरियल जो है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हमने इंपोर्ट से जान छुड़ाने की कोशिश की ही नहीं, हमने अपनी लगी हुई इंडस्ट्रीज को जो है वो बंद कर दिया। तो हुआ क्या, पाकिस्तान ऑलमोस्ट एक ट्रेडिंग कंट्री बनता चला गया और हमने 60, 70 और 80 बिलियन डॉलर तक की इंपोर्ट शुरू कर दी और हमारी एक्सपोर्ट वही 30 बिलियन गिव और टेक 30-35 बिलियन पर स्टैग्नेंट रह गई, जबकि हम एक बहुत तेजी से तरक्की कर रहे थे एक वक्त में, लेकिन वो सारी की सारी चीजें स्टैग्नेंट हो गई। तो अब हम पे प्रेशर आ रहा है और वो प्रेशर क्यों आ रहा है कि हमें पाकिस्तान से डॉलर जो है वो बहुत ज्यादा बाहर भेजने पड़ रहे हैं और जो डॉलर पाकिस्तान में आ रहे हैं वो बहुत कम आ रहे हैं। तकरीबन 30-35 बिलियन डॉलर की हम एक्सपोर्ट करते हैं और ये हमारे जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं, ये जो मिडिल क्लास नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं, ये जो लेबर क्लास नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, उनका हमें बहुत जो है शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो मुल्क में तकरीबन 35 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस भेज रहे हैं। तो वो 35 और ये 35 मिलके 70 होते हैं, जिससे आपका इंपोर्ट का बिल जो है वो फुट होता है। लेकिन हमारी चूंकि इंपोर्ट ज्यादा है तो इसलिए हमारा खर्चा ज्यादा होता है, तो आउटफ्लो हमारा डॉलर का ज्यादा है, जिसकी वजह से एक कांस्टेंट डेफिसिट में पाकिस्तान है। अब आइए कि इसको ठीक कैसे करना है। इसको ठीक करने का तरीका ये है कि अब हमें ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट की जगह बजाय वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट पे जाना पड़ेगा। हमको टेक्सटाइल में वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी। हम ये कॉटन या
बेड लेने ये नहीं कर सकते, हमें उसको आगे कपड़े और उसमें वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट करना है। सिमिलरली हमें अपने आईटी सेक्टर पे बहुत जोर देना है। आईटी की एक्सपोर्ट का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। इस वक्त जो हमारे पड़ोसी ममालिक है वो तकरीबन 150 बिलियन डॉलर के करीब एक्सपोर्ट कर रहा है। हम इस वक्त जो है 3 बिलियन डॉलर पे हैं। हमारा पोटेंशियल जो है वो 25 से 50 बिलियन डॉलर का है। ऑब्वियसली हमें इन्वेस्टमेंट जो है इस आईटी सेक्टर में करनी चाहिए। आईटी सेक्टर की भी वैल्यू एडिशन नीश में जाना पड़ेगा। नॉर्मल छोटे मोटे प्रोग्रामिंग करके या फ्रीलांस करके काम नहीं होगा। फ्रीलांस भी करना चाहिए, लेकिन जो हमारी नीश है वो है वैल्यू एडिशन में। अगर हम इसको करने में कामयाब हुए तो मैं ये समझता हूँ कि ये आईटी सेक्टर सिर्फ पाकिस्तान को स्टीयर कर सकता है आने वाले टाइम में, और ये आईटी सेक्टर हमें हमारे बहुत सारी परेशानियों से बाहर निकाल सकता है। तो फोकस शुड बी ऑन वैल्यू एडिशन, focus should be on IT, and focus should be on at the same time reduction in expenditure। हम बात बहुत ज्यादा करते हैं कि हमारे मुल्क में जो है हम एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा रहे, लेकिन हम अपने खर्चे भी कम नहीं कर रहे। हमें अपने खर्चों की तरफ भी जोर देना पड़ेगा। अगर हम इस मिक्स को जहन में रखते हुए अपना काम करेंगे या गवर्नमेंट फोकस करेगी तो कोई वजह नहीं है कि जो ये डेफिसिट की हम बात कर रहे हैं वो आने वाले वक्तों में हम बात करेंगे पाकिस्तान कितनी अरसे से सरप्लस में चल रहा है। तो हमारा अभी हमने बात की कि हमारे खर्चे बहुत हैं, राइट? तो अनदर बर्डन दैट वी हैव इज़ हमारा जो ग्लोबल फाइनेंसिंग पे, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग पे जो हमारी रिलायंस है वो बहुत ज़्यादा है। हम कौन से मेजर्स ले सकते हैं कि जब भी एक ग्लोबल शॉक पड़ता है हम फाइनेंसिंग की तरफ ना भागें? व्हाट कैन वी डू? अगेन सेल्फ रिलायंस, अगेन अपने खर्चों को कम करना। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे चूंकि खर्चे बहुत ज्यादा हैं। आप ये देखिए कि इस साल जो हमारा टैक्स का रेवेन्यू है वो 12,900 बिलियन रुपए का है। एंड आप प्लीज रियलाइज कीजिए कि इसमें तकरीबन हम 11.5 से 12,000 बिलियन डॉलर सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे। वी डोंट हैव एनीथिंग इन आवर किटी। हमें तो घर चलाने के लिए उधार लेना पड़ रहा है, हमें तो अपनी गवर्नमेंट को चलाने के लिए उधार लेना पड़ रहा है। हमारे पास नॉन टैक्स रेवेन्यू तो बहुत ही थोड़ा सा है। हमारा इस वक्त टोटल जो एक्सपेंडिचर लेआउट है वो तकरीबन जो है वो 18 से 19 ट्रिलियन रुपीस का है, वेरेज हम कमा रहे हैं 12 ट्रिलियन। तो हम कैसे गवर्नमेंट चलाएंगे या हम कैसे पाकिस्तान को चलाएंगे? 3-4 ट्रिलियन जो है आप नॉन टैक्स रेवेन्यू ले लीजिए, फिर भी 4 ट्रिलियन या 5 ट्रिलियन के डेफिसिट में है। तो वो डेफिसिट कहीं ना कहीं से तो लेना है। तो अब वो कुछ डोमेस्टिक बोरोइंग होती है। डोमेस्टिक बोरोइंग हम लोकल इंटरेस्ट, हायर इंटरेस्ट रेट पे ले रहे थे। पाकिस्तान का डिलेमा ये है कि हमने इंटरेस्ट रेट को 25% कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा बोरोवर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उस लोन्स का। तो इसका मतलब ये है इफेक्टिवली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है। और वो इंटरेस्ट रेट कहां से आ रहा है? वो हमारी जेबों से आ रहा है। हमसे टैक्सेस लिए जा रहे हैं, हम पे टैक्सेस नए लगाए जा रहे हैं, हम ही पे मजीद टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। तो आपको सुन के हैरानगी होगी कि पिछले जो फाइनेंशियल ईयर गुजरा है, सैलरीड क्लास वाज द थर्ड हाईएस्ट टैक्स पेयर, contributing around more than 360 billion rupees in taxes, whereas your exporters, they paid about 85 billion rupees. Please compare 360 versus 85. Yes. And do the math. Yeah. Problem ये है कि हम अपने लोगों को मजीद टैक्सेस लगा रहे हैं, जिससे न सिर्फ मुल्क से लोग बाहर जा रहे हैं बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए, वो लोग बाहर जा रहे हैं जो पढ़ा लिखा तबका है। क्वेश्चन ये है कि हम काम कैसे करेंगे, रिलायंस कैसे होगी? क्योंकि अगर हम जब तक ये अपने खर्चे कम नहीं करेंगे या अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट को कम नहीं करेंगे, तो ये तो आप भूल जाइए कि हम इस लोन के रिंगरोल से बाहर निकल सकते हैं। हमें इसको कंट्रोल करना है, हमें इंटरेस्ट रेट को नीचे लेके आना है। हम सिंगल डिजिट में जब तक नहीं आएंगे इंटरेस्ट को लेकर, आप ये सोच लीजिए कि आपके ये फाइनेंसेस या फाइनेंशियल क्राइसिस ये चलते रहेंगे। सर्टेनली। तो अभी अनदर क्राइसिस इज गोइंग ऑन इज कि आपकी वीट प्रोडक्शन का बहुत फूड सिक्योरिटी वाला क्राइसिस चल रहा है कि वीट प्रोडक्शन 11% से डिक्लाइन हो गई है और पोटेंशियल फूड सिक्योरिटी कंसर्न्स आ गए हैं। तो इमीडिएट एक्शंस कौन से ज़रूरी हैं कि अभी लिए जाएं ताकि दीज कंसर्न्स डोंट एस्केलेट? देखिए, ये देखना पड़ेगा कि ये क्राइसिस आया क्यों है। आप पिछला पूरा साल देख लीजिए, जितना भी फार्मर था
उससे वीट जो सपोर्ट प्राइसेस दी थी उस पे वीट किसी ने खरीदी ही नहीं। एक तो हमारा डिलेमा ये है कि जब हमारे पास बम्पर क्रॉप्स होती हैं तो हम खुद भी नहीं खरीदते और किसी को खरीदने भी नहीं देते, और फिर कहते हैं कि इसको एक्सपोर्ट करो। फिर जब वो एक्सपोर्ट होती है तो पता चलता है ओह अब तो शॉर्टेज हो गई, तो अब इंपोर्ट करो दोबारा से। तो ये क्राइसिस क्रिएट होते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर चूंकि हमने फार्मर को वो प्रॉपर प्राइसेस नहीं दी, तो इस साल उसने लगाई भी कम, और परवरदिगार का कुछ करना ऐसा था कि प्रोडक्शन जो है वो बारिशें भी नहीं सही हुई, तो उस वजह से प्रोडक्शन को भी हिट हुआ है। अब करना क्या चाहिए कि इससे पहले ये क्राइसिस में कन्वर्ट हो, हमें आहिस्ता आहिस्ता वीट के स्टॉक को थोड़ा थोड़ा करके इंपोर्ट करना चाहिए, कंसिडरिंग द डिमांड। वी शुड नॉट ओवर इंपोर्ट, बिल्कुल, एंड वी शुड इंपोर्ट जितनी हमें जरूरत है, और उसको अगर आपने अभी से आहिस्ता आहिस्ता डेवलप नहीं किया तो ये क्राइसिस में आएगा, वीट की शॉर्टेज होगी, वीट की प्राइसेस बढ़ेंगी। ये स्टेपल फूड है, गरीब आदमी का फूड है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और ये इन्फ्लेशन अगेन ये उसमें गरीब आदमी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जो मीडियम क्लास है वो पॉवर्टी लाइंस के करीब आ जाएगी। तो गवर्नमेंट को बहुत स्मार्टली प्लान करना चाहिए इस क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए। डेफिनेटली। तो अब दूसरे मुल्कों में अब नेचुरली ये वो वाले मसले हैं, एग्रीकल्चरल इश्यूज और बिकॉज ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स, आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, समटाइम्स देयर सप्लाई चेन इश्यूज, देयर लॉट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, लेकिन दूसरे मुल्क कंसिस्टेंटली हमसे बेहतर हैं ऑन मैनेजिंग फूड सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो हम दूसरे मुल्कों से क्या सीख सकते हैं? मैं आपको एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान जो है वो खजूर में दुनिया का चौथा या पांचवा बड़ा प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड जी, बट 50% ऑफ आवर क्रॉप या हार्वेस्ट जो खजूर है वो खराब हो जाती है। वो क्यों खराब हो जाती है? हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, हमारे पास फार्म टू मार्केट एक्सेस ही नहीं है, हमारे पास प्रिजर्वेशन की लेटेस्ट टेक्निक्स ही नहीं है, हमें हमारे किसान को वो चीज सिखाई नहीं जा रही कि वो यील्ड पर हेक्टर कैसे इंक्रीज करे, और जब वो इंक्रीज हो जाए तो उसे सिक्योर और सेफ कैसे करें। मसला तो ये है ना कि ये इट्स अ कंसर्न्ड एफर्ट कि आपके पास स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर एग्रीकल्चरल टेक्निक्स होनी चाहिए, आपके पास जो है फार्म टू मार्केट एक्सेस होना चाहिए, और आपको जो है कॉम्पिटिटिव प्राइसेस मिलनी चाहिए। तो फार्मर भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा और वो मेहनत करेगा। प्रॉब्लम ये है कि अब वो मेहनत करता है और पिछले साल पूरा ये जो सेक्टर था किसान जितने भी थे हमारे भाई, उनको परेशान होते रहे कि उनसे कोई खरीदने वाला नहीं था। तो यही प्रॉब्लम्स हैं कि जिसको रेड्रेसल की जरूरत है। अगेन पॉलिसी, अगेन प्लानिंग, अगेन विजन होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए, और गोल्स को सेट करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि हैविंग अ फ्री मार्केट इकोनॉमी वुड हेल्प पाकिस्तान? Well, not at this point of time, but वो ट्रांजिशन बहुत पेनफुल होगा, वो ट्रांजिशन बहुत पेनफुल होगा, लेकिन गेटिंग थ्रू दैट, बिकॉज जस्ट अलाउइंग डिमांड एंड सप्लाई टू डिक्टेट, ऊपर से आई पर्सनली सपोर्ट प्राइवेटाइजेशन, बिकॉज प्राइवेटाइजेशन ओनली केयर्स अबाउट प्रॉफिट, राइट? अगर प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो कहते हैं कि भाई कोई चीज़ फ्रूटफुल है तो करो, नहीं है तो बंद करो। तो इवेंचुअली द मार्केट गेट्स टू दिस लेवल after a very painful process, a lot of businesses shutting down, having to pivot. लेकिन eventually आपकी economy एक ऐसी जगह पे आती है where everything is on a need basis, on a demand basis. Vishal, very good point raised. Let me just give you a small example. बिल्कुल। हमने पंजाब में कोल फायर्ड पावर प्लांट लगाया। क्या पंजाब में कोल है? नहीं। कोल कहाँ से मिल जाएगी? सिंध से जाएगी। सिंध से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, क्योंकि पहले इंपोर्ट होगी, क्योंकि आपकी कोल तो शायद इस उस लेवल पे नहीं है कि जिस लेवल पे आप उसे पावर प्लांट में चला सके। वॉशिंग रिक्वायरमेंट्स है उसको, उसके लेवल्स को सही करने के लिए। तो अब होगा क्या कि कोल इंपोर्ट होगी, कोल ट्रांसपोर्ट होगी फ्रॉम सिंध टू पंजाब, और फिर उसको बिजली पैदा करेगी। सो ये तो नो ब्रेनर है कि ये होना ही नहीं चाहिए था। अब होता क्या कि जोन्स बनाए जाते हैं। पाकिस्तान में हमने क्या एग्रीकल्चरल जोन्स बनाए हुए? क्या हमें ये पता है कि कौन सी जगह पे कौन सी क्रॉप अबंडेंटली पैदा हो सकती है? अब हम सुन रहे हैं कि जो है अपर पंजाब साइड में और उस तरफ ऑलिव्स की बड़ी काश्त हो रही है, और ऑलिव्स की जो हार्वेस्ट होती है उसको होने में 5 साल लगते हैं, और वो 5 साल होने वाले। तो वी आर फोर्सिंग दैट पाकिस्तान विल बिकम
ऑलिव्स का नंबर 2 या नंबर 3 प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। अगेन हम रॉ ऑलिव्स तोड़ लेंगे, उस रॉ ऑलिव्स को एक्सपोर्ट कर देंगे और उसी का वो दुनिया ऑलिव ऑयल बना के और वो वर्जिन ऑलिव ऑयल बना के हम ही वापस एक्सपोर्ट कर देंगे। अगेन टेक्नोलॉजी, वैल्यू एडिशन, हम जब तक इन चीजों को नहीं करेंगे तो सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी। जो आपने बात की कि कॉर्पोरेट सेक्टर को लेके आइए, एग्रीकल्चर में कॉर्पोरेट सेक्टर को आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वो आएगा तो वो लेटेस्ट टेक्निक से आएगा और वो ये देखेगा कि यार वायबिलिटी है तो ठीक है, नहीं वायबिलिटी तो आई डोंट वांट टू डू इट। सो दिस इज द काइंड ऑफ विजन और दिस इज द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रमोशन वी नीड टू डू राइट नाउ। एंड आई थिंक कि अगर इस तरफ हमारा डिस्कशन भी शुरू हो गया इन कॉमन जो हम लोगों में बैठते हैं, instead of discussing politics, if we discuss this, so I think ये बहुत अच्छा पाकिस्तान के लिए एक कम से कम डिस्कशन होके कोई ना कोई सवालात जनरेट होंगे और उसकी बेसिस पे कोई ना कोई काम शुरू हो सकता है। Certainly. What do you feel about अगर what are the prospects के हमारी जो different political parties हैं कि वो मिल के किसी तरह का चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करें? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि नीड ऑफ द आवर तो इस वक्त यही है कि सबको मिलकर बैठ के पाकिस्तान फर्स्ट करना पड़ेगा। पाकिस्तान फर्स्ट, क्योंकि अगर पाकिस्तान प्रॉस्पर करेगा तो सब प्रॉस्पर करेंगे। बिल्कुल। और अगर पाकिस्तान प्रॉस्पर नहीं करेगा तो यही एनार्की, यही जो इस वक्त फीलिंग है ना, जो डाउन फीलिंग जिसको या डिप्रेसिव फीलिंग जो है, वो यही चलती रहेगी। आप ये देखेंगे इस वक्त पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये इस ट्रेड वॉर, जो दो बड़े जाइंट्स के दरमियान ट्रेड वॉर हो रही है, इसका पाकिस्तान को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, जो मैं समझता हूँ। Agreed, I agree. वो स्पिलओवर इफेक्ट हम अगर सही से यूटिलाइज कर लें, so we can do well. एक को एक्सपोर्ट करनी है, दूसरे को इंपोर्ट करनी है और पाकिस्तान हब बन सकता है। और अगर पाकिस्तान जो है वो थोड़ा सा प्रॉपरली अगेन इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में और सिक्योरिटी में करे तो चाइना ना सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पाकिस्तान कर सकता है, बल्कि चाइनीज अपनी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान से बना के यूएस को बेच सकते हैं। That's what I was thinking, you know, मैं यही सोच रही थी कि शायद चाइना बीच में से रीराउट कर ले। So you see, Pakistan is ideally placed, बिल्कुल, not only by way of CPAC, but अगर ये ट्रेड वॉर ऐसी ही चलती रही तो मैं ये जानता हूँ, कुछ मेरे दोस्तों से मेरी बात हो रही थी, they are all geared up, they are all waiting for the spill to come this way, provided what they say is कि यार हमें सिक्योरिटी देनी पड़ेगी चाइनीज। हम अगर उन्हें सिक्योरिटी देंगे तो ना सिर्फ वो पाकिस्तान आके हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, बल्कि वो यहाँ से प्रोडक्शन करके अपना रॉ मटेरियल लाके यहाँ से प्रोडक्शन करके और पाकिस्तान की इसमें एक ऑफशूट हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है बहुत बड़ी, if we realize and if we consider this. Thank you so much for being with us, Zishan sir. It was so insightful, so lovely to speak, and I really hope that this conversation reaches the right people. Before logging off, मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती थी. Our show discusses all investment tools, right? हम कुछ दफ़ा डेट सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं, चाहे वो टी बिल्स हों, PIBs हों, इजारा सकूक हों, वेदर इट्स आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, आपके टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स हो गए, बहुत डेट सिक्योरिटीज़ होती हैं। अब वो डेट सिक्योरिटीज़ है कि आप किसी का कर्जा खरीद रहे हैं और इन रिटर्न आपको उस एक परसेंटेज अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी रेट उस साल की जो चल रही है, जो अभी 12% है, तो आपको बिटवीन 10.5 and 12% का रिटर्न मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो वन थिंग आई वांट टेल यू, बहुत लोग पूछते हैं कि they use very strict words on asking whether this is allowed or not. Sharia compliant tools are ijara sukuk, right? उनके पीछे एक physical backing होती है, it's considered Sharia compliant. आपका पूरा board होता है जो decide करता है what is and what is not Sharia compliant, right? Secondly, I want to remind everyone we're not addressing any specific religion. We speak to you guys as Pakistanis. जो पाकिस्तान में tools available हैं for everything
to do with finance, we discuss that. हमारी ड्यूटी है कि हम एक स्पेसिफिक एसेट क्लास के बारे में सिर्फ बात करके या सिर्फ एक फॉर एग्जांपल इफ़ आई से कि सिर्फ हम इजारा सकूक की बात करें या सिर्फ शरिया कंप्लाइंट इक्विटी की बात करें, तो दैट वुड बी अस शोइंग फेवर टू वन एसेट क्लास, राइट? वी एज अ शो कैन नॉट डू दैट. हमारी एक ड्यूटी है कि हम लोगों को बताएं कि कौन से सारे फाइनेंशियल टूल्स अवेलेबल हैं इस मुल्क में जिससे सबको फ़ायदा हो सकता है. दिस इज़ नथिंग टू डू विद पर्सनल व्यूज़, दिस इज़ एवरीथिंग टू डू विद जस्ट फाइनेंस एंड इन्फॉर्मिंग हमारे लोग के कौन से टूल्स अवेलेबल हैं एंड हाउ दे कैन मेक देमसेल्व्स इंटेलिजेंट अबाउट इन्वेस्टिंग एंड हाउ दे कैन एजुकेट देमसेल्व्स. बाकी आप जो यूज़ करते हैं नहीं यूज़ करते, जो टूल्स आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू, राइट? ऊपर से हमारे मुल्क में there's a lot of religions that are present. तो हम सबसे बात करते हैं because we speak to Pakistanis. We don't speak to any specific person. So thank you so much for being with us. I will see you guys tomorrow morning at 11 a.m. This was the Inside Scoop. I am Mashal Khan. Take care. Khuda Hafiz.